स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइज आज हम करने वाले हैं आपके टेस्ट का डिस्कशन, जो कि आपके लिए एवरी संडे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट कराया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या थे उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, प्लस जानेंगे क्या थे उनके सही आंसर्स और किस तरीके से आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हर एक चीज बहुत बारीकी से आज आपको इस डिस्कशन में सिखाई जाएगी। प्लस बच्चों, जो हमारे ये टेस्ट पेपर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आपके लिए DSSB या KVS के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं वो, या फिर आपका कोई भी टेट लेवल का एग्जाम हो, या मार्केट में जितनी भी बेस्ट बुक्स आपके लिए अवेलेबल है PRT की प्रैक्टिस के लिए या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, हर एक से रेफर करने के बाद आपके लिए ये टेस्ट बनाया जाता है, ताकि आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मिल सके। चाहे वो आपका हाई लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे मीडियम या फिर लो, आपको हर तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए फिर इसी पूरी एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपना आज टेस्ट का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑलवेज, रचनात्मक सोच हमेशा होती है। बात देखिए, खुद दिमाग लगाइए कि क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कि ये ऐसी सोच है, ये ऐसी आपकी थिंकिंग है जहां पर आप कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें सोचें जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की उपज हो। तो क्या हुआ, इसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाएंगे। जो चीज पहले से बनी हुई है, अगर आप उसकी बात करें तो वो कभी भी क्रिएटिव नहीं होगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होगा, जहां पर कुछ नया बने। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जहां पर कुछ नुकसान हो रहा, मतलब तहस महस बचे। अब क्रिएटिव में तो कुछ नया बनाया जाता है, तहस महस तो नहीं मचाई जाती, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर बी देते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ बनाना। अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग आपकी ऐसी ही थिंकिंग है जहां पर आप कुछ नया बनाते हैं, तो ये एक प्रकार की कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले थे उनके लिए तो बहुत ही आसान था, क्योंकि उसको भी बी ऑप्शन में रचनात्मक ही कहेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ नया बनाना, और नया बनाना यानी कि यहाँ पर बात हो रही है क्रिएटिव थिंकिंग की। महज बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपको बताना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको आप किस तरीके से मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेट करेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, गार्डनर ने दी थी। इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है कि इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। आपको बताना है कि किस तरीके से वो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आप देखिए, ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑप्शंस देखना सारे बहुत जरूरी है। पहला है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर आप अपने आप को समझने के लिए या फिर किसी दूसरे पर्सन को समझने के लिए जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हम इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंटर होता है जहां पर आप किसी दूसरे पर्सन को समझते हैं, और इंट्रा होता है जहां पर आप अपने आप को समझते हैं, यानी अपने सेल्फ के बारे में थिंकिंग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप किसी और के बारे में समझ रहे हैं कि वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है, उसकी कैसी थिंकिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशन जुड़े हैं। और जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इमोशंस जुड़े होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढना होता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके PRT के एग्जाम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपके नेचर से रिलेट करते हो। अब इमोशनल इंटेलिजेंस और नेचर कोई लेना देना यहाँ पर नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है विजुअल स्पेशल, जहां पर स्पेस या फिर कुछ देखने की बात हो। अब ये भी इमोशनल से रिलेट नहीं करता, ये भी गलत हो गया। और अगला है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल में बेसिकली हम भूत प्रेत वाली जो बात होती थी, या भगवान होते हैं नहीं होते, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, उनकी बात होती है। तो ये भी इमोशनल से रिलेट नहीं करता है। तो बचा क्या हमारा, देखो हमने एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो क्या बचा हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको, किसी को कोई परेशानी है तो पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको बताना है कि ये 4 कौशल आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करता है। पहला मेमोराइजिंग, दूसरा मोटर प्रोसेसिंग, तीसरा एनविजिंग और चौथा है एम्पथसाइजिंग यानी कि याद रखना, मोटर प्रसंस्करण, परिकल्पना या फिर सहानुभूति। अब जिन्होंने क्लास बहुत ध्यान से देखी है उनके लिए हार्डली ये 1 to 2 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि क्लास में ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई गई थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एम्पैथी यानी कि किसी के साथ सहानुभूति रखना सिखाया जाता है। एम्पैथी का मतलब होता है जहाँ पर आप कोई दूसरा पर्सन कैसा फील कर रहा है उसके बारे में सोच सके, उसके बारे में सेम तरीके से महसूस कर सके, इसको बोलते हैं हम एम्पैथी रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड फोकसेस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस। कौन सी नई प्रकृति उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है या इनमें से किन से नया हाइपोथेसिस आप बनाते हैं। पहला ऑप्शन है पैटर्न, बी है डिडक्टिव, सी है इंडक्टिव एंड डी है नन इज करेक्ट यानी कि कोई नहीं इनमें से। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझेंगे क्योंकि कोई क्वेश्चन कैसे होता है जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब आप देखिए हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। इसमें क्या पढ़ा था हमने? हाइपोथेसिस का मतलब होता है जहां पर आप कोई सॉल्यूशन निकालें कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये इसका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है कि पक्का ये इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब यही पढ़ाया गया था आपको। अब आप इसको रिलेट करो जो ऑप्शन गिवन है उनसे। अब देखिए इतना मुझे समझ आ गया कि डिडक्टिव या फिर इंडक्टिव में से ही एक होगा, क्योंकि पैटर्न तो इसे कहीं से रिलेट नहीं करता। अब देखते हैं क्या डिडक्टिव इंडक्टिव में से कोई है। अब देखिए हाइपोथेसिस यानी कि आपने कोई नई प्रकृति उत्पन्न करी, आपने कोई नया सॉल्यूशन निकाला, और जहां पर भी आपको सॉल्यूशन निकालने की बात होती है वहां पर आप कहाँ जाते हैं, वहां पर आपने कोई रूल बना लिया, आपने कोई प्रिंसिपल बना लिया। ये सब क्या होता है? आपके सॉल्यूशंस ही तो होते हैं। आप एक जगह आके रुक गए, आपको फाइनल आंसर मिल चुका है। हाइपोथेसिस यानी कि आपने कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है, और जहाँ पर आप किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकाल ले वो चीज़ हमेशा बच्चों आपकी इंडक्टिव के अंदर आती है। क्योंकि इंडक्टिव में आपको क्या पढ़ाया गया था? इंडक्टिव में आप जाते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल। जनरल यानी कि आपने कोई रूल निकाल लिया, आपने किसी चीज़ का कोई हल निकाल लिया। और देखिए हाइपोथेसिस भी कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ बताता है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है अलग अलग चीज़ों से कुछ सीखते हैं, फिर वहाँ से एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसके ज़रिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट? इसी तरीके से देखो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आता हुआ कॉन्सेप्ट लगेगा कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है और मुझे तो ये आता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको देखो हर बार अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको हर एक वैरायटी का ज्ञान हो जाए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन घुमाए जाएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is not student role in the constructivism classroom? रचनावाद कक्षा में छात्र की भूमिका कौन सी नहीं है? एक्टिव, पैसिव, कोलैबोरेटर या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग? सक्रिय, निष्क्रिय, सहयोगी या फिर स्वयं निगरानी? अब देखिए आप कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? जहाँ पर बच्चा अपनी लर्निंग खुद बनाए, अपनी चीजें खुद सीखे। तो यहाँ पर क्या है? बच्चा एक्टिव तो रहेगा, हमें बताना है जो स्टूडेंट का रोल नहीं होता। अब अगर बच्चा एक्टिव है तो वो पैसिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना आपको पता होगा कि एक्टिव का जो एंटोनियम है वो होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जहाँ पर भाग लिया जाए, जहाँ पर बच्चा पार्टिसिपेट करे, और पैसिव का मतलब होता है जहाँ पर बस पीछे बैठ के बातों को सुने। और कंस्ट्रक्टिविज्म में कभी भी बच्चा पीछे बैठ के बातों को नहीं सुनता है, वो बराबर से भागीदारी लेता है। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिव यानी कि निष्क्रिय। अब देखिए मैं आपको ना फिलहाल एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मैं बार बार इसके बारे में बोलती भी हूँ। कई बार क्या होता है आपके जो क्वेश्चंस ठीक होते हैं आप उन्हें नहीं देखते, आप क्या करेंगे स्किप कर देंगे वीडियो को, और पर्टिकुलर आपके जो क्वेश्चंस गलत हैं आप सिर्फ उन्हें ही देखते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ तो कई बार आपको एक या दो कॉन्सेप्ट में और इसके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ,
तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना इस टेस्ट का मतलब है। मेरे लिए मतलब ये नहीं है कि आपके 40 में से कितने नंबर आए या कितने नहीं आए। मेरे लिए बेसिक मतलब है कि जितने ज़्यादा मैं आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करा सकूँ उतने करूँ। तो टेस्ट को कभी स्किप करके मत देखा करो, ठीक है। चलिए, ये एडवाइस है आप सबके लिए, मान लेना अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। A college teacher plans a research program in which she intends to improve the socio-emotional aspect of his classroom climate during teaching. Which one of the following research method would be considered appropriate in this context? अब आपको बताना है कि एक कॉलेज की टीचर है, वो मतलब कुछ अपने क्लास में सॉल्यूशन निकालना चाहती है, सोच रही है कि मैं किस तरीके से अपने क्लासरूम में बच्चों को सोशल करूं, कि मतलब एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से बात करें। इसके लिए जो मैं रिसर्च करूंगी उस रिसर्च को आप क्या कहेंगे? आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यहीं खत्म हो जाता है। आपको रिसर्च पूछा है कि कौन सा रिसर्च का मेथड है, बाकी क्वेश्चन घुमाने के लिए है सारा। एक्सपेरिमेंट मेथड रिसर्च नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है, बचा क्या? एक्शन रिसर्च, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। तो क्वेश्चन देखिए यहीं पे खत्म, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में जान बची ही नहीं है। सीधा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बिना मतलब इसी तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन से घुमाएगा और आप सबके लिए टफ बनाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ऑडियो विजुअल एड कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज 4। आपके जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं, आपको टीएलएम के बारे में पढ़ाया है, उसके अंदर ऑडियो विजुअल पढ़ाया था। तो आपको बताना है कि आप इसको लैंग्वेज में किस लिए यूज़ करेंगे। आप कम्युनिकेशन के लिए, रिटेंशन के लिए, या टाइम बचाने के लिए। कम्युनिकेशन यानी कि बच्चों से बात करने के लिए। अब आप देखिए, ऑडियो विजुअल एड के थ्रू कम्युनिकेशन तो हो सकता है। आपने कोई मूवी चला दी, अब मूवी के थ्रू बच्चों को आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है। दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन यानी कि जहाँ पर बच्चा ज़्यादा देर तक चीज़ों को स्टोर करके रख पाएगा, दिमाग में याद रख पाएगा। अब देखिए, आप ना कोई मूवी देखने जाओ, कम से कम 1 साल तक, 2 साल तक आपको स्टोरी याद रहेगी, अच्छा ऐसे सीन था, ऐसे सीन था। तो क्या आता है, इससे रिटेंशन बढ़ती है। क्लियर है, बहुत इजी। नेक्स्ट है सेविंग टाइम। अगर मेरे को आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, इवापोरेशन का समझिए, मैं हमेशा ज़्यादातर आपको इवापोरेशन का ही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इवापोरेशन समझाना है मुझे, तो मैं बहुत सारा मतलब बोलने की बजाय आपको छोटा सा अगर एक मैं क्लिप दिखा दूँ, तो उससे भी शायद आपको उतना क्लियर हो जाएगा। बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो क्या होगा, उससे मेरा आपको एक्सप्लेन करने का टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल एड आपका टाइम भी बचाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें संचार, अवधारणा और समय तीनों चीज की बचत होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher brings a newspaper to her class 7 student and asks them to find some advertisement. She then asks them to list out how advertisements are designed and what an advertisement contain. What is the newspaper have? एक आप सपोज कीजिए हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, चलिए आज किसका नाम लेंगे, आज हम नाम लेंगे हर्षा वाधवा का, ठीक है। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है हर्षा वाधवा, वो 7th क्लास की टीचर है। उन्होंने क्या किया कि वो न्यूज़पेपर लेके आई क्लास में और बच्चों को बोला कि आप कुछ एडवर्टीजमेंट छांटो इनमें से, ठीक है, ढूंढो और देखो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट बना है, उसमें क्या क्या लिखा है। तो न्यूज़पेपर क्या है उस तरीके से, व्हाट इज द न्यूज़पेपर हैव, न्यूज़पेपर में क्या था, वो एडवर्टीजमेंट क्या है, क्वेश्चन घुमा दिया। व्हाट इज द न्यूज़पेपर हैव, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन तो अधूरा है, समझ नहीं आया, कुछ मिसिंग है, मिसिंग कुछ नहीं है। व्हाट इज द न्यूज़पेपर हैव, न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराया आपने कि एडवर्टीजमेंट ढूंढो, और वो एडवर्टीजमेंट क्या था, उसको आपने न्यूज़पेपर को एज अ टीएलएम यूज़ किया है, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया है, ताकि आप बच्चों को एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करा सके। और जहाँ पर टीएलएम की बात हो रही है, वहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में क्लियर दिख रहा है कि भाषा सीखने के लिए एक सामग्री है, ये एक मटेरियल है, ये एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपका। तो देखा आपने, क्वेश्चन अधूरा नहीं था, क्वेश्चन पूरा था, लेकिन क्या था, बस आपको समझना था न्यूज़पेपर के में क्या था, न्यूज़पेपर में मटेरियल था ताकि आप उनको लैंग्वेज सिखा सके।
क्लियर है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is not a principle of the use of ऑडियो विजुअल टीचिंग एड? अगर आप ऑडियो विजुअल टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? अब चाहे आप ऑडियो विजुअल एड की बात करें या फिर आपको जितने भी मैंने TLM पढ़ाए थे यानी शिक्षण सहायक सामग्री मैंने आपको पढ़ाई थी, आप किसी की भी बात करें, प्रिंसिपल सबके सेम रहते हैं। प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था, बहुत ही इजी, हार्डली 1 to 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। बाकी तीनों आपको पढ़ाए गए हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता है TLM के अंदर, ठीक है। इसलिए क्लासेस को देखना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। These are teaching aids which are centered on certain skills such as reading, listening, pronunciation, etc. Such teaching aids are called. आपको बताना है कि ये जो टीचिंग एड्स हैं, ये आपकी जो सहायक सामग्री है उसमें आप क्या करते हैं? बच्चों को पढ़वाने के लिए सहायक है, बच्चों की लिसनिंग स्किल या फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए सहायक है। इनको आप क्या बोलेंगे? अब देखिए यहाँ पर क्या है, या तो बच्चा पढ़ रहा है या तो बच्चा सुन रहा है। अब जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है और सुन रहा है वहाँ पे देखिए ना स्किल होगा, ना जनरल नॉलेज होगा, ना साइंटिफिक होगा। सीधा सा बात है। पहली बात तो इन तीनों में से कोई भी हमारा TLM है नहीं। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? टीचिंग एड पूछा है। तो तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए हमारा, क्योंकि सिर्फ वैसे ऑडियो लिंगुअल ऐसा है जो एक टीचिंग एड है और क्वेश्चन में टीचिंग एड ही पूछा है, तो हमें पता चल गया कि यही आंसर है। बाकी तीनों तो गलत हो गए। अगला ऑडियो लिंगुअल है, आप सुनेंगे और लिखेंगे या फिर कुछ भी है तो वो प्रोनाउंसिएशन में भी आएगा, लिसनिंग में भी आएगा। दोनों तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल सेटिस्फाइड है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Mark and 4 other students in Mr. Robinson class are working together to write a short story. Mr. Robinson has assigned specific parts of the story to each group member. The type of learning that best describes the scenario. मिस्टर जो मार्क है उन्होंने अपनी क्लास में 4 बच्चों को जो है एक साथ एक ग्रुप बना दिया कि आप एक कहानी लिखो, और उन्होंने हर एक बच्चे को अलग अलग कहानी का पार्ट लिखने के लिए बोला। बात देखिए, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्टोरी टू ईच ग्रुप मेंबर, यानी कि हर एक को अलग अलग काम दिया। अब मुझे पता है, मैं ऑप्शन अगर देखूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरा कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव इन्हीं में से कोई आंसर होगा। और मैंने क्या पढ़ाया था कि जहां पर ग्रुप में तो काम हो रहा है लेकिन सब बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी होती है? वो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव। यहीं से देखिए, इस पार्ट को देख के बस आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है? कोऑपरेटिव लर्निंग अभी बताया जहां पर मिलजुल कर सीखते हैं, जहां पर ग्रुप में सीखते हैं। थिंक, पेयर, शेयर। पेयर है यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। जिग्सो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट जो आपके टेस्ट पेपर की एक सेकेंड अभी नहीं, हाँ, जिग्सो आपका एक पजल होता है, ये भी आगे आएगा आपका। ठीक है, आपने इस तरीके की अगर पजल देखी हो तो ये जिग्सो पजल होती थी। ठीक है, अगर आपने देखी है, खेला हो तो मतलब थोड़ा इसी तरीके का होता था जहाँ पर आपको चीज़ों को जोड़ना होता था। तो क्या कभी भी एक पजल से जिग्सो खेल लोगे? नहीं ना, उसके लिए आपको बहुत सारे पीसेस चाहिए। तो बहुत सारे पीसेस से आप रिलेट करो तो जिग्सो क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग है, जहाँ पर आपस में बहुत सारे बच्चे मिलकर एक साथ कोई चीज़ सीखेंगे, तो जिग्सो भी कोऑपरेटिव हो गया। अगला है प्रोजेक्ट बेस्ड। अब जब मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, तो तीनों ही कोऑपरेटिव से रिलेट करेंगे। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, ये नहीं ज़रूरी है कि ये कोऑपरेटिव हो, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, क्या जिग्सो मेथड एक कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है या नहीं है? हमने अभी सीखा कि हाँ ये है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, सोशल लर्निंग थ्योरी रिलेट्स टू लर्निंग बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो आपकी लर्निंग यानी जो समाज से सीखने की जो थ्योरी थी वो अधिगम से कैसे रिलेट करती है? पहला एसोसिएशन, दूसरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि सकारात्मक सिद्धिकरण, तीसरा है मॉडलिंग अदर्स यानी कि दूसरों को मॉडलिंग करना, अगला है पनिशमेंट सजा एंड अगला है नकारात्मक सिद्धिकरण यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब देखिए आपको सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ाया गया था। सबसे पहले ये किसने दी थी? ये दी थी बंडूरा साहब ने। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी पर्सन की लर्निंग कैसे होती है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। जब हम किसी को देखते हैं तो देखने के जरिए हम चीज़ें सीखते हैं, और ऑब्जर्वेशन जैसा पॉइंट मुझे बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है मॉडलिंग। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था मॉडलिंग का मतलब होता है जब आप किसी को देख के कुछ सीख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मॉडलिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास के डिस्कशन में पढ़ाया है, इसलिए बोला जाता है जो आपके प्रीवियस पेपर का जो एनालिसिस है उसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। सबसे पहले कई बच्चे कंफ्यूज हो गएंगे सोशल कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग आपकी वही सोशल लर्निंग है, सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोल लो, सोशल लर्निंग बोल लो, यानी कि बंडूरा वाली जो आपकी अभी जो हमने पढ़ी है वही है ये। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं अब यहाँ पे। ऑप्शन ए, लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। देखिए सीधा पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया कि लर्निंग कैसे होती है, जब हम किसी को देखकर कुछ सीखते हैं तो वो लर्निंग होती है। सिंपल है, यही आंसर होगा क्योंकि हमने इसमें यही चीज़ पढ़ी है। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी होल्ड्स दैट। आपको बताना है कि जो बंडूरा की लर्निंग है उसमें क्या चीज़ आपको बताई गई है। पहला कि जब बच्चे को आप कोई एग्रेसिव यानी कि कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जहाँ पर कुछ हिंसा वाली चीज़ हो रही हो तो बच्चा उन चीज़ों को बाद में सीख लेगा। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, सोशल लर्निंग अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, मतलब कि जहाँ से आपकी सारी इद ईगो जो होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ऐसा कुछ हमने लर्निंग थ्योरी में नहीं पढ़ा है। और डी ऑप्शन है, लर्निंग कैन बी अचीव्ड ओनली इन इंडिविजुअल सेटिंग। लर्निंग हमेशा अलग अलग रह के इंडिविजुअल तरीके से होती है। अब भैया ऑब्जर्व कर रहे हो तो किसी को देख के ही करोगे ना, इंडिविजुअल तो बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व तो करोगे नहीं, तो ये गलत हो गया। बचा क्या आपका ऑप्शन ए और बी। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर बोला है कि देख कर सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, और सेम कॉन्सेप्ट हमने इस थ्योरी में पढ़ा था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is a psychological process of modeling? मॉडलिंग यानी कि वही आपका जो बंडूरा वाली थ्योरी है उसका आपका प्रोसेस पूछा है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। अटेंशन, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि इंटरनलाइजेशन इसके अंदर नहीं आता, रिकॉग्नाइजेशन इसके अंदर नहीं आता है, फिर वेरिफिकेशन या फिर ये सब इसके अंदर नहीं आता है। तो सीधा सीधा मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच गया। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया हमने। और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो, नहीं तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अ चाइल्ड एंग्रीली हिट्स अ playmate in the same way that he has been punished at home. It is an example of, एक बच्चे ने अपने स्कूल में गया और अपनी एक फ्रेंड के धूम धड़ाक धूम दे दिया, मतलब कि उसको पनिश किया उसने, और उसी तरीके से पनिश किया जिस तरीके से घर पर उसको पनिश किया गया था। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल या फिर इंसाइटफुल। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, बच्चे ने जैसा उसके साथ हुआ वैसा उसने कर दिया, यानी कि उसने घर पर ऑब्जर्व किया कि मुझे किस तरीके से मारा जाता है, मुझे किस तरीके से पनिश किया जाता है। सेम तरीका उसने स्कूल में आके अप्लाई कर दिया, मुझे 2 थप्पड़ पड़े भैया, तेरे को भी 2 ही थप्पड़ पड़ेंगे क्योंकि मैंने तो यही सीखा है ऑब्जर्व करके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आप सबको बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कि क्या पूछा है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है,
पूछा गया है कि इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अगर एक त्रिभुज जो कि समद्विबाहु है यानी कि जिसके दो साइड बराबर होती है वो, देन प्रूव दैट द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द साइड ऑफ इक्वल लेंथ इज इक्वल। यहाँ पर बोला है कि ये जो आपके अपोजिट हैं इनके अपोजिट में जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आप बताइए इनमें से किसका आप इस्तेमाल करेंगे। अब पहला ऑप्शन है आपको इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता था, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते थे और फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी रूल पे पहुंचते थे। क्या यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट के? नहीं दिख रहे मुझे, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, ये तो क्लियर है साफ साफ। बचा आपका सिंथेसिस और एनालिटिकल। अब देखिए एनालिटिकल होता है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ कर चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस होता है जहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें गिवन है, जितनी भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके पास है, उन सबको जोड़ के आप कोई नया सॉल्यूशन या फिर कोई हल निकाले, कुछ नया बनाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको पहले से ही गिवन है कि एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है और आपको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। और जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसका आंसर होगा सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या हुआ, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक ट्राइंगल है, दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, और अगली इंफॉर्मेशन है कि आपको प्रूव करना है कि इक्वल लेंथ है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और फिर इन क्वेश्चन के बेसिस पर आप यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, किसी एक चीज़ को प्रूव करने वाले हैं। तो ये आपका सिंथेसिस होता है। एनालिटिकल में आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, वहाँ पर बेसिक आप बस उसके बारे में एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन सिंथेसिस में आपका सॉल्यूशन आता है, कुछ नया बनता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई परेशानी है तो वो पूछेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। इनमें से किसके थ्रू इनडायरेक्ट लर्निंग होगी बच्चे की? पहला है, हम लेक्चर में एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये आपकी डायरेक्ट लर्निंग होगी ना, आपने सीधा सीधा मेरे से सीख लिया, ये इनडायरेक्ट तो हुई नहीं। अगला है टीम टीचिंग। सपोज कीजिए मेरे साथ 2 और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो आपकी डायरेक्ट लर्निंग है, यहाँ पे भी आप मेरे से आमने सामने सीख रहे हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि मैं आपको कोई एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ, तो ये भी आपकी डायरेक्ट लर्निंग है, यहाँ भी आप सामने बैठ के सीख रहे हैं। लेकिन अगला है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ पर आप सब दोस्त मिलके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, आप कुछ चीज़ें ढूंढेंगे, अपने आप करेंगे, खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यहाँ पर आपकी इनडायरेक्ट लर्निंग होगी। यहाँ पर डायरेक्टली आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करी जा रही इन्फॉर्मेशन की, भाई चम्मच में भरा a+b² होता है, ये चम्मच में भरा cos थीटा की वैल्यू होती है ये, यहाँ पर ये नहीं है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपको खुद से चीज़ें ढूंढनी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके एक इनडायरेक्ट लर्निंग है, यानी कि ये एक ऐसी विधि है जो कि अप्रत्यक्ष है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement about learning is correct from a constructivist perspective? आपको बताना है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि जो आपकी रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला ऑप्शन, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। लर्निंग में क्या है, बस नई नई चीज़ें जो तुमने याद करी है उनको तुम सुना दो, रिप्रोडक्शन तो यही होगा ना। कंस्ट्रक्टिविज्म में तो ये नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर बच्चा अपनी नॉलेज खुद बनाता है। बी ऑप्शन, लर्निंग रट्टा मारना है, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन, लर्निंग में आप बार बार कुछ चीज़ें रिपीट करके सीखते हैं, ऐसा भी नहीं होता, ये हमें पता है। ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग में बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और एक्टिवली यानी कि खुद भागीदारी कर कर फिर अपनी नॉलेज को यहाँ पर बच्चा खुद निर्माण करता है। देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमने यही चीज़ पढ़ी है क्लास में अपने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। अगर सपोज कीजिए मैं आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, देखो सॉलिड का एग्जाम्पल है ये पेन, सॉलिड का एग्जाम्पल है ये माउस, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये तो वाटर है, ये सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये क्या हुआ, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए और नॉन एग्जाम्पल भी दे दिए। अब इससे क्या होगा, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये चीज़ सॉलिड के अंदर आती है और ये चीज़ नहीं आती और क्यों नहीं आती, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी। तो यहाँ से आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सेम बात लिखी है कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे बच्चों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर उनके कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे हम एक बार। बी ऑप्शन है कन्फ्यूजन होती है। अब भैया कन्फ्यूजन कैसे होगी, मैंने तो आपको ये भी बता दिया कि देखो ये होता है सॉलिड और जिसके अंदर वाटर है ये सॉलिड नहीं होता, तो ये कन्फ्यूजन तो होगी ही नहीं बच्चों को कभी भी। अगला है इससे बच्चों की लर्निंग में गैप आता है। अब भैया यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कन्फ्यूजन कहाँ हो रही है। नेक्स्ट है बस बेसिकली प्रोसीजर सिखा दिया, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमें मतलब नहीं, प्रोसीजर हमें पता है कि हमें इस तरीके से पढ़ाना है या फिर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। आपको बताना है कि रचनावादी उपागम के सुझाव के द्वारा ज्ञान के निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। हार्डली 1 सेकंड का क्वेश्चन है। प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, बच्चा अपनी नॉलेज कैसे बनाता है, जो पुरानी चीज़ें वो सीख चुका है उसके बेसिस पर वो अपनी नई नॉलेज की इमारत खड़ी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग इज। आपको बताना है एक ऐसी कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि एक ऐसा रचनावादी दृष्टिकोण जो कि सोशल हो। सोशल यानी कि जहां पर बच्चे नॉलेज का निर्माण कर रहे हैं साथ में मिलके। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपका बहुत ईजी है, मैंने ये वर्ड पकड़ लिया सोशल। सोशल यानी जहां पर बच्चे मिलकर काम करेंगे, और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जहां पर सोशल से मिलता जुलता मुझे वर्ड दिख रहा है कि जो कोलैबोरेशन है उसमें भी मिलजुल कर काम किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं पर भी साथ में मिलजुल कर काम करने की बात नहीं हो रही कि यहाँ पर क्या है बच्चे का दिमागी रूप और सिर्फ चाइल्ड का, ज़्यादा बच्चे नहीं। अगला है बच्चा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस या फिर एक्सपीरियंस, ये सब नहीं, हमें तो सोशल पे जोर देना है। सोशल डाला है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्होंने आपके लिए, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से वर्ड टू वर्ड रिलेट किया करो कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है। आंसर नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रिसर्च इज, रिसर्च क्या है, पहला बार बार ढूंढते रहो, ये तो रिसर्च नहीं है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का निकालो। सॉल्यूशन तो निकालते हैं लेकिन देखते क्या इससे कोई बेहतर आंसर है। नेक्स्ट है वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू रिसर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल सही है कि रिसर्च में आप एक प्रॉपर तरीके से चलते, एक साइंटिफिक मेथड का अपनाते हैं। यूं ही नहीं कि बस यूं ही किसी भी अच्छा आज यहाँ से रिसर्च कर ली, आज वहाँ से कर ली, मेरे हिसाब से तो ये सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर एक साइंटिफिक वे आप अपनाते हैं इसमें किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कैसे करते हैं, साइंटिफिक तरीके से तो करते होंगे ना। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चलिए। Which of the following is not a trait या ability of creative child? निम्नलिखित में से कौन एक रचनात्मक बच्चे का गुण या क्षमता नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पढ़ाया गया कि ओरिजिनल, इलैबोरेशन और नोवेलिटी तीनों ही चीज़ें होती हैं। नोवेलिटी का मतलब होता है कुछ नया करना, इलैबोरेशन का मतलब है, आपको मैंने पढ़ाया था फ्लुएंसी, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होने चाहिए। फिर मैं बोलूँ कि आप जो भी चीज़ है उसको बढ़ा चढ़ा के अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इलैबोरेशन, अपनी चीज़ों को ज़्यादा विस्तृत करो, ज़्यादा नए सॉल्यूशंस लेकर आओ।
ये होता है क्रिएटिविटी में, और ओरिजिनल भी होता है। लेकिन जो आपका एक्यूरेसी है ये क्रिएटिविटी में नहीं आता, कि एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम सटीक होगा तो ही वो क्रिएटिव है, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक्यूरेसी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27, टू डेवलप योर क्रिएटिविटी यू शुड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रचनात्मकता का विकास हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ थोड़ा झुकाओ, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने की कोशिश करो। सही बात है, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे डेवलप होगी। नेक्स्ट है, रिवॉर्ड योर क्यूरियोसिटी। अगर आपको किसी चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हो तो उसको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड का ये मतलब ये नहीं कि जाके अपने आप को बाहर जाके समोसे खिला दे, ये नहीं। क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड करने का मतलब है कि उस चीज़ को ढूंढो, क्योंकि आपके मन में जो बात की परेशानी चल रही है, अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है उस चीज़ का, तो वो ही आपकी क्यूरियोसिटी का रिवॉर्ड होता है, क्योंकि आपके मन में जो अशांति थी वो शांत हो चुकी है। तो ये भी होगा कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो बहुत क्यूरियस होते हैं, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, उनके मन में हमेशा ही बातें चलती रहती हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रिएटिव होते हैं वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ नया करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो देखिए आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। Which of the following is the first step in starting the research process? अगर आप कोई भी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला उसका चरण क्या होगा? तो देखिए आपको मैंने इसके स्टेप पढ़ाए थे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर में गिवन है कि आप ढूंढोगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आई। अब भैया प्रॉब्लम कहाँ से आई, लेकिन इससे पहले ये तो पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। चलो प्रॉब्लम तो हमें पता है, प्रॉब्लम पता होगी जब भी तो ढूंढोगे ना कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है, पहले ढूंढने लग जाओगे, और तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है लिटरेचर ढूंढो। अब भैया मतलब कि जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड बातों को ढूंढो। अरे अभी जब भी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता क्या है तो उससे रिलेटेड बातें मैं क्या ढूंढूं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपने बहुत ध्यान से क्लासेस देखी हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझा है, तो मुझे ये सारे शायद आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा दिख रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो प्रॉब्लम है वो पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े यहाँ से। अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन। एक जो टेस्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, बस इस चीज़ को पकड़ो, रिलायबल, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए जो टेस्ट होता है, किसी भी रिसर्च में आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो रिलायबल तो होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया है कोई भी टेस्ट है वो रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। और जो आपका यूजेबिलिटी है ना बच्चों, यही होता है वैलिड, एक तरीके से कि वो वैलिड है, आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आपने माप ली, वो यूज़ करने के लायक है। अगर कोई चीज़ आप जो टेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ आप उस टेस्ट के थ्रू चेक ना कर सके तो वो टेस्ट कभी भी आपके लिए यूजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग पर्सन की सोच अलग है, अगर तो उसका उस टेस्ट पर फर्क ना पड़े। जैसे कि आप पीआरटी का एग्जाम देने जाएंगे, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक ही सही आंसर है। अब उस समय आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उससे डिपेंड कुछ नहीं करता, एक ही सही आंसर होगा। अलग अलग पर्सन के थिंकिंग का क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए तीनों ही आपके यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस इज टू। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको मैंने बताया था कि क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए एक्टिविटी होती है, विचार मंथन प्रक्रिया, जहाँ पर आप किसी भी प्रॉब्लम के बच्चों को बोलते हो बहुत सारे, जितने ज़्यादा सॉल्यूशन आप मुझे बता सको वो बताओ, यही चीज़ आपको पढ़ाई गई थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ आपको ये चीज़ गिवन है कि आपके पास जितने ज़्यादा आइडिया हैं आप उतने ज़्यादा आइडिया लेके आइए, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। बी है कि एनालाइज करो। अब भैया एनालाइज करना नहीं करना वो बाद की बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लेकर आओ। अगला है रेट करो कि कितना ठीक है या नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कभी भी रेट नहीं किया जाता कि ये आइडिया अच्छा है या ये बुरा है। ठीक है, अगला है सेट नंबर ऑफ आइडियाज, मतलब कि अगर मैंने आपको 10 बोले हैं तो 10 ही लेके आओ, अगर मैंने आपको बोला है 5 तो 5 ही लेकर आओ, ये नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने आप ला सकते हो उतने आइडियाज आपको लेके आने हैं। तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
अ प्रोडक्ट इज क्रिएटिव व्हेन इट इज, एक प्रोडक्ट क्रिएटिव होगा कब, जब वो नोवल होगा। नोवल का मतलब जहाँ पर कुछ नया हो, कुछ नया इस्तेमाल हो, कुछ नयापन हो। अगला है अप्रोप्रिएट, यानी कि जब वो उपयुक्त होगा। अब देखिए कोई भी चीज़ क्रिएटिव जब ही होगी ना, अब जैसे किसी ने जब ये पहली बार पेन बनाया होगा तो ये नोवल भी होगा उस टाइम कि कुछ नया है। दूसरा ये अप्रोप्रिएट भी होगा, ये ठीक होगा। अगर ये पेन अप्रोप्रिएट ही नहीं है, ये किसी काम का ही नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी कैसी। अब ऐसे तो मैं कुछ भी घुचुड़ मुचुड़ बना के बैठ जाऊँ तो वो मेरी क्रिएटिविटी थोड़ी ना हो जाएगी। तो चीज़ को नोवल होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, प्लस अप्रोप्रिएट होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि उपन्यास और उपयुक्त आपके दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिएटिविटी ट्रेट नीडेड इन एन एंटरप्रेन्योर आर, एक एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन है उसके अंदर किस प्रकार की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पहला कि जो भी प्रॉब्लम आए वो इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखे या फिर उसको अपनाए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो कभी भी समस्याओं से डरता नहीं है, वो हर समस्या को अपनाता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी कि जितनी भी हर्डल्स यानी कि जो समस्याएं आ रही हैं वो उन समस्याओं को बाधा ना समझ के उसको इम्प्रूवमेंट और सॉल्यूशन लाने के लिए इस्तेमाल करें। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो क्रिएटिव पर्सन है वो हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझता है किसी भी चीज़ को हल करने के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही होंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। Which of the following features dictate the teaching method called demonstration? आपको demonstration के बारे में पढ़ाए हुआ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा demonstration के बारे में सही है। पहला, ये शॉर्ट मेथड है और कम पैसा इसमें खर्च होता है, बिल्कुल सही बात है, डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगता। अगला है इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन, फटाफट आपकी जो समस्या है उनका हल मिलता है। अब देखिए आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप पत्थरों का, पेबल, सैंड का यूज़ करके पानी को फिल्टर कर सकते हैं। तो बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी ना, वहीं का वहीं आपको पूछ लेगा। तो बच्चे को क्या है, इंस्टेंट अपने डाउट का, अपने जो भी समस्या है, समाधान है, उसका सॉल्यूशन उसे मिलेगा। करेक्ट है बात। नेक्स्ट है प्रेफर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, ये एक ऐसा है जो पसंदीदा मेथड है क्योंकि कई चीज़ें आप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बहुत इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। तो आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऊपर के सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, Which of the following is not an example of a student centered learning method? इनमें से कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि जहाँ पर बच्चे को केंद्र बनाया जाए, इनमें से कौन सा उस मेथड का एग्जाम्पल नहीं है। पहला, गेम्स एंड प्रोजेक्ट। अब देखिए गेम तो बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट भी बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाया जाएगा। आपको बताना है जो नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम भी आप बच्चे को ध्यान में रख के ही दोगे। अब बताओ आप सेकंड क्लास के बच्चे को 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ्स का क्वेश्चन तो नहीं दोगे ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको उसके लेवल का ही दोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चे को देखकर की जाती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर। अब देखिए जहाँ पर भी लेक्चर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर की चलती है, ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो आपको क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एडजेसेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लर्निंग? नेचुरल लर्निंग जैसा, उसके जैसा सेम, उसके जैसा कौन सा एक मेथड है। अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया था कि जो प्लेवे मेथड है वो नेचुरल लर्निंग मेथड होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चा नेचुरल तरीके से सीखता है। एक लाइन पढ़ाई थी मैंने आपको, पढ़ाई थी, याद है किसी को? प्ले इज इन नेचुरल इंस्टिंक्ट, यहीं से क्वेश्चन बन गया। मैंने बोला भी था यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेचुरल लर्निंग से आपका क्या रिलेट करेगा, प्ले वे रिलेट करेगा क्योंकि नेचुरल तरीके से बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36,
अच्छा हाँ, अगर कोई आप में से बच्चा पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहा है तो जो हम फ्री में आपको टेस्ट और क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको अपने साथ एनरोल कर लेंगे ताकि आपको वहाँ से रेगुलर अपडेट्स मिल सके और आप हमारे इन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। What is an individual or collective action work done on a topic or problem is called? जहाँ पर आप अकेले या फिर मिलजुल कर किसी भी समस्या पर काम करते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? अब देखिए सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेटिव ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसा भी कुछ नहीं होता। बचा क्या? प्रोजेक्ट। हमें तो क्योंकि पता है ये तीनों तो किसी प्रकार के होते ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। और प्रोजेक्ट में यही होता है कि आप या तो अकेले या फिर किसी ग्रुप में किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। तो आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना कार्य। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। Teachers are advised to involve their learner in group activities because besides facilitating learning they also help in। टीचर फोकस करती है कि ग्रुप एक्टिविटी करवाए। अब ग्रुप एक्टिविटी यानी जहाँ पर मिलजुल कर बच्चा सीखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लर्निंग तो होती ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर बच्चा सोशल यानी कि सुजनता भी होना सीखता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको सोशलाइजेशन नहीं दिया, लेकिन वर्ड क्या दिख गया? सोशल। और जहाँ पर भी आपको ग्रुप लर्निंग की बात हो तो वहाँ पर कोलैबोरेटिव, सोशल, सोशलाइजेशन, कोऑपरेटिव, इसी तरीके के आंसर्स आपके हमेशा होंगे। ये चीज़ याद रखना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी इज द टेक्निक। एक्टिविटी क्या है? कैसी टेक्निक है? एक्टिविटी क्या होगा? बच्चा कोई चीज़ कर रहा है। अभी क्या ये क्लासरूम फोकस है? नहीं। क्या ये सब्जेक्ट फोकस है? नहीं। भैया एक्टिविटी तो कोई बच्चा ही करेगा ना। बच्चे को ध्यान में रख के आप एक्टिविटी यानी कि गतिविधि को प्लान करोगे। तो एक्टिविटी कैसे टेक्निक है? स्टूडेंट सेंटर्ड है। मैं 2nd क्लास के बच्चे की एक्टिविटी उसके हिसाब से प्लान करूँगी, 10th क्लास के बच्चे की एक्टिविटी उसके हिसाब से प्लान करूँगी। तो ये क्या है? एक स्टूडेंट सेंटर्ड आपकी टेक्निक है। तो आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। विच इज नॉट ट्रू ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड टीचिंग। अनुमानी शिक्षण पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपके ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ाया गया था। क्या होता है ह्यूरिस्टिक? दूसरा नाम इसका बताया गया था आपको डिस्कवरी, जहाँ पर कुछ खोज कर बच्चा कुछ अपनी लर्निंग करे। तो अब देखिए इसके ऑप्शन देखेंगे, आपको बता रहा है क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बच्चा खुद सेल्फ एक्सपीरियंस यानी कि खुद अनुभव करके सीखता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या बोला मैंने, यहाँ पर बच्चा खुद डिस्कवरी करके ढूंढ के चीज़ों को सीखता है। अब देखिए यूजफुल एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको क्लास में ये चीज़ बताई थी कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड का लिमिटेशन है कि आप इसको प्राइमरी लेवल पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड ज़्यादातर जो आपके सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि जो 1st to 5th के बच्चे हैं उनका इतना ज़्यादा माइंड डेवलप नहीं हुआ होता कि वो खुद से डिस्कवरी करके चीज़ों को सीख सके। तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है और स्टूडेंट एक्टिव होके भी सीखता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following method is appropriate in drawing conclusion by existing benefit? देखो क्वेश्चन घुमा दिया लेकिन इजी है। जहाँ पर आप कंक्लूजन निकाले, किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाले, मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले ही आपको बताया, जहाँ पर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एग्जिस्टिंग बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बेनिफिट यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। अब क्या हुआ? आप गए एग्जाम्पल से सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि आप गए स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ। और स्पेसिफिक टू जनरल आपको कहाँ पढ़ाया था? ये मैंने आपको पढ़ाया था आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में। यहाँ पर आप विशिष्ट से लेके सामान्य नियम की तरफ जाते हैं। यही चीज़ आपको पढ़ाई थी कि आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनका इस्तेमाल करके आप किसी सॉल्यूशन पर आगे, किसी एक आंसर पे आगे, पर्टिकुलर एक आंसर पे। तो ये चीज़ क्या होगी? ये चीज़ आपकी है इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क विधि। क्लियर है? क्वेश्चन घुमा दिया, लेकिन अगर आपने वर्ड कैच करना सीख लिया तो क्वेश्चन कितना भी एग्जामिनर घुमा दे आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने अपने 1 to 40 सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीख लिए हैं। हर एक क्वेश्चन हमने बारीकी से समझ लिया है। तो अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, प्लस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आपको कैसा हमारा टेस्ट पेपर लगता है, क्या इससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपको कितना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ये सब बच्चे आंसर करेंगे कि उनको कितना इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, कितने कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो रहे हैं। प्लस अगर आपके नोन में कोई है जो टीचिंग फ्रेटर्निटी या फिर इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।